लहसुन और प्याज भारत के दो मुख्य उत्पाद हैं। प्राचीन समय से ही लहसुन और प्याज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाने में होता आया है। प्रायः हम ऐसा सुनते आए हैं कि लहसुन और प्याज का कच्चा सेवन करने से बहुत सारी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। कुछ लोग इनका कच्चा सेवन चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कारण है इसकी तीक्ष्ण गंध। शहरों में आज इस गंध से बचने के साथ साथ लहसुन और प्याज की खूबियों को ग्रहण करने के लिए एक अन्य सब्जी को विकल्प के तौर पर अपनाया है। किसानों ने इसकी कृषि को अपनाकर शहर निवासियों का साथ दिया है। आज हम आपको एक ऐसी ही कृषि के बारे में बताएंगे जिसकी कृषि भारत में कुछ ही साल पहले शुरू हुई है। इस कृषि से मिलने वाली फसल लहसुन और प्याज के परिवार से संबंध रखती है। यह अत्यधिक पौष्टिक, सुंदर, दुर्गंध रहित और उगाने में आसान है और इससे मुनाफा भी अधिक मिलता है। इसकी कृषि दूसरी फसलों के साथ आसानी से की जा सकती है। आइए हम बात करें प्रचलित हो रही सब्जी लीक की, जिसको हरा प्याज और विलायती लहसुन भी कहते हैं। लीक लहसुन और प्याज के पास का रिश्तेदार है। इसकी कृषि क्रिया भी लहसुन और प्याज से मेल खाती है। लीक की मांग जैसे जैसे शहर में जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे किसान भी इसको उगाने की शुरुआत करते जा रहे हैं। अधिक मांग के कारण लीक को आज शहर के पास के गांव में ज्यादा उगाया जा रहा है। लीक की कृषि भारत के कई इलाकों में जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया जा रहा है। लीक एक विशिष्ट सब्जी है जिसका उत्पादन अभी भी भारत में बहुत कम होता है। कम उत्पादन की वजह से लीक की तैयार पौध प्रायः नर्सरी विक्रेताओं के पास नहीं मिलती। किसानों को लीक की कृषि करने के लिए बीजों से ही पौध तैयार करनी पड़ती है। बीजों की उपयुक्त जानकारी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के संरक्षित खेती विभाग से मिल सकती है। बाजार अथवा कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लाकर किसान लीक की कृषि आरंभ कर सकते हैं। बीजों को बोने से पहले किसान को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके क्षेत्र का मौसम, मिट्टी और पानी लीक उगाने के लिए उपयुक्त हों। आइए एक एक करके हम इन तीनों विषयों पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले बात करेंगे इसको लगाने के लिए उपयुक्त मौसम की। लीक को भारत में ज्यादातर अगस्त से अक्टूबर के बीच लगाया जाता है। इन महीनों में ज्यादातर क्षेत्रों का मौसम लीक की कृषि के लिए अनुकूल होता है। इसके लिए तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होना उचित होता है। यदि दिन में अधिक धूप के कारण तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो लीक का उत्पादन संभव नहीं हो पाता। तापमान को नियंत्रित करने के लिए कुछ किसान खेत में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाकर छाया का प्रबंध करते हैं। यदि आपके क्षेत्र का तापमान प्याज लगाने के लिए उपयुक्त हो तो आप लीक की कृषि सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी की। लीक की कृषि के लिए मिट्टी का चुनाव करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए
कि मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी हो और इसमें पानी का ठहराव भी ना होता हो। इसलिए बलुआ दोमट मिट्टी, जिसका पीएच स्तर 6.5 से 7.5 के बीच हो, उसे लीक की कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पीएच टेस्ट कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में आज जगह जगह बने कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी की जांच की जाती है। यदि खेत की मिट्टी का पीएच स्तर संतुलित ना हो तो किसानों को जैविक खाद का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद के बेजोड़ फायदों को किसान आज बखूबी समझते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक विधियों के फायदे और इस्तेमाल की जानकारी भी मिल जाती है। खेत के इस भाग की मिट्टी को जैविक खाद मिलाकर तैयार करने के बाद आज ये बीज लगा रहे हैं। अब चर्चा करेंगे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पानी की। सफल कृषि में पानी एक अहम भूमिका निभाता है। किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पानी ज्यादा क्षारीय न हो। मीठे पानी का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। क्षारीय पानी से लीक की फसल उगाना संभव नहीं है। खेत के आसपास ऊंची मेड़ बनाकर ही किसान बीज लगाएं ताकि दूसरे खेतों से पानी आपके खेत में ना आ पाए। लीक की कृषि करने से पहले ही पानी के निकास की व्यवस्था दुरुस्त कर लेनी चाहिए। यदि किसानों ने इन तीनों बातों को सुनिश्चित कर लिया हो तो अब यह कृषि के पहले चरण की तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो लीक के बीजों को सीधे खेत में लगाया जा सकता है, पर ऐसा करने से बीजों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और ऐसी पौध से प्राप्त लीक की फसल कमजोर तथा कम गुणवत्ता वाली होती है। समझदार किसान बीजों को सीधे मेड़ पर लगाने की बजाय खेत के एक छोटे भाग का चुनाव कर बीज से पौध उगाने का निर्णय लेते हैं। खेत में इस तरह नर्सरी बनाकर उगाई गई पौध से भविष्य में लीक की अच्छी फसल प्राप्त होती है। ये समझदार किसान लीक की कृषि का 1 महीना बचाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेत के एक भाग में लीक की नर्सरी को जुलाई महीने में ही तैयार करने का निर्णय लिया है। खेत के इस भाग की मिट्टी को जैविक खाद मिलाकर तैयार करने के बाद आज ये बीज लगा रहे हैं। इन्हें इस बात का अनुमान है कि अगले 60 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए ये अब खेत की जुताई की तैयारी करते हैं। इनके खेत की मिट्टी बलुई दोमट है, इसलिए ट्रैक्टर से सिर्फ 2 बार जुताई करने से ही खेत तैयार हो जाएगा। आप अपने खेत की जुताई उपलब्ध मिट्टी के हिसाब से ही करें। मिट्टी भुरभुरी होने तक जुताई करने के बाद अब मिट्टी में जैविक खाद का मिश्रण किया जाता है। जैविक खाद के मिश्रण से आला दर्जे की लीक प्राप्त होती है। समझदार किसान आमतौर पर जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। जैविक पद्धति से कृषि करके वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते ही हैं, साथ ही देश प्रेम का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। खेत में मेड़ का निर्माण करने के पश्चात अब किसान रोपण के लिए तैयार हैं।
खेत तैयार करने के साथ साथ ये किसान अपनी एक नजर खेत में तैयार की गई इस नर्सरी पर भी रखते हैं। समय समय पर खरपतवारों की सफाई करके ये किसान सुनिश्चित करते हैं कि ये लीक की पौध सही ढंग से विकसित हो जाए। खरपतवार प्रबंधन बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो लीक की ये नन्ही पौध बिल्कुल घास जैसी लगती है, इसलिए अधिक सावधानी बरतते हुए ये किसान सिर्फ घास को ही उखाड़ते हैं। खरपतवार की साफ सफाई के बाद किसान इस पौध पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव नीम के घोल या वर्मी वॉश से करना भी संभव है। आज ये पौध 60 दिन की हो चुकी है। आधे बित्ते की हो चुकी ये पौध बहुत स्वस्थ दिख रही है। बीज से पौध की सफल प्राप्ति के बाद ये किसान बहुत खुश हैं। क्यारी का निरीक्षण करने के बाद किसान रोपण का निर्णय लेते हैं। आज प्रातःकाल के समय को रोपण के लिए चुना गया है। मेड़ पर पानी का छिड़काव कल रात ही कर दिया गया था। पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होने के कारण पानी का ठहराव भी नहीं हुआ है और मिट्टी में उपयुक्त नमी दिख रही है। रोपण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक पौध से दूसरे पौध के बीच 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ की दूरी हो। ये दूरी पौधों के विकास के दौरान जड़ों में वायु संचार को बनाए रखती है। साथ ही पौधों को जरूरत के अनुसार मिट्टी से पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। इससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है और बाजार में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। नर्सरी में 150 ग्राम बीजों से तैयार पौध 1 एकड़ खेत में रोपण के लिए पर्याप्त होती है। लीक की पौध को रोपण के तुरंत बाद से ही सिंचाई की जरूरत होती है। खेत की सिंचाई आमतौर पर स्प्रिंकलर से ही की जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसे हम फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, इससे पानी का छिड़काव बारिश या कह लीजिए प्राकृतिक तरीके से हो जाता है। इस पद्धति से पानी की बचत भी हो जाती है। हालांकि इसकी कृषि में पानी कितना लगेगा ये क्षेत्र के मौसम और तापमान पर निर्भर करता है। फिर भी 1 एकड़ क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करने से लेकर लीक की कटाई तक औसतन 14,50,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। लीक की कृषि में खाद और कीटनाशक का उतनी ही मात्रा में उपयोग होता है जितना कि प्याज और लहसुन की कृषि में। फिर भी किसान अपने कृषि के अनुभव से कीटनाशक और खाद का चयन करते हैं। जिन किसानों को लीक उगाने का अनुभव ना हो, वो खाद और कीटनाशक के चयन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज वक्त की डिमांड है ऑर्गेनिक उत्पाद की, इसलिए किसान भाई इस पूर्ति को तभी पूर्ण कर सकते हैं जब कम से कम ना के बराबर रासायनिक खादों का और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। उसके लिए किसान भाई रासायनिक कीटनाशक अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। हमारे हर किसान के पास गाय भैंस होती है। गाय भैंसों का अगर हम गोमूत्र और भैंस का मूत्र का इकट्ठा कर लें, 100 लीटर हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसमें कम से कम 1 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो आक की पत्ती, 1 किलो एलोवेरा, 1 किलो गुड़, 1 किलो भांग की पत्ती मिलाकर उन सबको 15 से 20 दिन तक हम खुले आकाश में रख सकते हैं। 15 दिन के बाद उसे छानकर हम ड्रम में भर लें और उस उत्पाद को 10 ml प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 ml मात्रा डालकर अगर अपनी फसल पर छिड़काव करेंगे तो उससे जो कीटों का प्रकोप है वो कंट्रोल होगा और जो पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा मिलेगी, जिससे कि हमारे पौधे बढ़वार अच्छी करेंगे और उनके रोग रोधी क्षमता बढ़ेगी। हर 10 से 15 दिन में एक बार खरपतवार की साफ सफाई करते हुए किसान स्वस्थ लीक की फसल को सुनिश्चित करते हैं।
निराई गुड़ाई सफल उपज के लिए बहुत ही अहम होती है। निराई गुड़ाई कर रहे ये किसान जानते हैं कि निराई गुड़ाई करने से लीक की जड़ों में वायु का संचार उचित रूप से हो पाएगा। निराई गुड़ाई के बाद ये किसान हर पौधे की जड़ों के आसपास अतिरिक्त खाद डालेंगे, जिसे साइड ड्रेसिंग भी कहा जाता है। निराई गुड़ाई और साइड ड्रेसिंग के बाद ही जड़ें मिट्टी से पर्याप्त पोषक तत्वों की आपूर्ति कर पाएंगी। हर चरण में किसान लीक की फसल का उचित ध्यान रखते हैं। हर 10 से 15 दिन में एक बार खरपतवार की साफ सफाई करते हुए किसान स्वस्थ लीक की फसल को सुनिश्चित करते हैं। 4 महीने के बाद ये लीक के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। भले ही लीक प्याज और लहसुन से संबंध रखता हो, पर कुछ विशेष बातें हैं जो इसे प्याज और लहसुन से अलग कर देती हैं। विकसित होने के बाद भी लीक की फसल को 2 महीने तक खेत में रखा जा सकता है। बाजार भाव और मांग के हिसाब से इसकी कटाई की जा सकती है। लीक की ये विशेषता इसे कम जोखिम और अधिक मुनाफे वाली नकदी फसल बना देती है। आज लीक की फसल तैयार दिख रही है। ये लीक 12 से 15 इंच की दिख रही है और इसके पत्ते सुंदर और आकर्षक दिख रहे हैं। पर लीक के पत्तों को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। लीक की कटाई कुछ इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले लीक को जड़ के साथ जमीन से इस तरह उखाड़ लिया जाता है। उखाड़ने के बाद इनकी जड़ों को तेज चाकू से काट दिया जाता है। अब बारी आती है इनके पत्तों की छंटाई की। पत्तों को इस प्रकार छांट दिया जाता है। ऐसा करने से लीक सुंदर और आकर्षक दिखने लगती है। साथ ही खेत से मंडी तक के सफर में इसे नुकसान भी नहीं पहुंचता। ये लीक की फसल वाकई अच्छी हुई है। ये बेहद ताजा, स्वस्थ और वजनदार दिख रही है। कटी हुई लीक को एक साथ बांधकर मंडी के लिए तैयार कर दिया जाता है। कुछ किसान डायरेक्ट मार्केटिंग भी करते हैं और कुछ किसान आपस में एक समूह बनाकर इसका व्यापार करते हैं, जिसे कलेक्टिव मार्केटिंग भी कहते हैं। ऐसे में लीक को इकट्ठा करके इस तरह के कैरेट में अच्छे से भरकर मंडी में भेज दिया जाता है। इन कैरेटों में अच्छी वायु संचार व्यवस्था होने के कारण ये यातायात के दौरान बिल्कुल ताजा और स्वस्थ रहेंगी। अब इसके बाद ये लीक निकल चुकी हैं उस शहरी जनसंख्या के पास जो पूरी तरह से किसानों पर निर्भर है। क्या आप जानते हैं, भले ही लीक का जन्म इजिप्ट में हुआ हो, पर लीक इंग्लैंड में इतना प्रचलित हुआ कि लीक के चित्र को वेल्स प्रांत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर उसे झंडे पर भी अंकित किया गया। रोमन बादशाह नेरो लीक को एक श्रेष्ठ सब्जी का दर्जा देते थे। उन्होंने लीक का सेवन अपने तथा अपनी प्रजा के आहार में अनिवार्य कर दिया, जिसके कारण उनका उपनाम पोरोफेगिस अर्थात लीक खाने वाला रख दिया गया। उनका यह भी मानना था कि लीक के सेवन से आवाज अच्छी हो जाती है। सन 660 में ब्रिटेन के राजा ने अपनी सेना को टोपी पर लीक के पत्तों को लगाने का निर्देश दिया। ये एक निशानी थी जो इस सेना को अपने दुश्मन से अलग कर देती थी। 4000 सालों से लीक का इस्तेमाल मिस्र में होता आया है। मिस्र की मिट्टी से मिले लीक के नमूनों की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मिस्र में लीक का इस्तेमाल वो लोग भी करते थे जिन्होंने मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण किया। प्राचीन मिस्र सभ्यता के समय
नाक से खून गिरने की समस्या का उपचार लीक के पत्तों से किया जाता था। लीक के महत्व की गाथा मिस्र की मूर्तिकला और चित्रकारी में भी साफ झलकती है। मिस्र से इंग्लैंड होते हुए लीक आज पूरी दुनिया में प्रचलित होता जा रहा है। भारत में लीक की कृषि हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत की सब्जी मंडियों की दशा बदली है। आज शहरों में मॉल्स तथा वातानुकूलित बाजारों में भी सब्जियां मिलने लगी हैं, जिसके कारण बहुत सी विशिष्ट सब्जियों का भंडारण करना संभव हो पाया है। लीक ऐसी ही एक विशिष्ट सब्जी है। अपने खेत के एक हिस्से में लीक की कृषि करने के साथ साथ किसान यदि बिक्री के सही माध्यम का इस्तेमाल करें तो उन्हें इस फसल से अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी विशिष्ट सब्जी की जो बहुत ही सेहतमंद है और इसके अनोखे रंग और मीठे स्वाद के कारण ये बहुत प्रचलित होती जा रही है। हम बात करेंगे रेड कैबेज की, जो लाल पत्ता गोभी के नाम से प्रचलित है।